हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक लेक्चर था जिसमें आपको मैंने बताया था केमिकल फार्मूले के बारे में, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर पूरा आप देखे हैं तो आराम से इस लेक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। ये लेसन आपके लिए बहुत आसान होगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का ये लेसन है बच्चों। ये सबसे पहले हम जानेंगे, इस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसको समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है, ठीक है, वह रासायनिक प्रक्रिया यानी वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी अब एक बड़ा सवाल है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है जिसे हम जानेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन हमारा है हमें कैसे पता चलेगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके बच्चों, यानी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस आपको मिलते हैं, जो पदार्थ आपको मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पहले से चेंज हो जाती है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी चेंज हो गई है? तो हम जैसे मान लीजिए कि एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूं H2SO4, ठीक है, डायलूट H2SO4, जिसे कहा जाता है तनु H2SO4, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। इसमें जिंक के टुकड़े को डाल देते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं, यानी जिंक के टुकड़े आप डाल देंगे, Zn होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें कार्क लगा होता है, इसमें एक नली लगा दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े को डालेंगे तो इसमें एक अभिक्रिया होगी बच्चों। आप अभिक्रिया में देखेंगे तो ये Zn जो होता है, जैसे ही H2SO4 से अभिक्रिया करता है, Zn जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है बच्चों ZnSO4 और प्लस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हमको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हो रही है? उसके लिए आपको ये 5 बातें ध्यान में रखनी है कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसको पता लगाने के लिए आपको कितने बातों का ध्यान रखना है? 5 बातों का। पहली उसमें से बात है बेटा अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन। ठीक है बच्चों, पहली बात कौन सी है? अवस्था परिवर्तन। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ तो रिएक्शन हुई है। दूसरा, रंग में परिवर्तन।
में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा आपका होता है गैसों का उत्सर्जन। ओके बच्चों, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, गैसों का उत्सर्जन। इसके बाद आपका होता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। जो आपका पांचवा होता है, पांचवी बात होती है, वो होता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। ठीक है बच्चों, तो ये 5 बातें आपको मालूम होनी चाहिए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात आपको चेक करनी है रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तीसरी बात आप देखेंगे कि गैस तो उत्सर्जित नहीं हो रही है। इसके बाद में ताप में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे अवक्षेप का बनना, कहीं प्रेसिपिटेशन तो नहीं हुआ है, अवक्षेप तो नहीं बना है। तो ये 5 बातें आपको मालूम करनी होगी, तब जाके आपको पता लगेगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस। अब आपने यही तो कहा था कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर देखिए जिंक, जिंक आपका सॉलिड स्टेट में था। जिंक कौन से स्टेट में था बच्चों, सॉलिड स्टेट में था। H2SO4 कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। बट यहां पर हाइड्रोजन गैस के रूप में है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि अवस्था परिवर्तन अगर हुआ या रंग में परिवर्तन हुआ या गैसों का उत्सर्जन हुआ या ताप में परिवर्तन हुआ या अवक्षेप बना, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, तो परिवर्तन जो होता है बेटा, चेंज जो होता है, ये 2 प्रकार का हुआ करता है। एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बच्चों नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण भी होता है और उसकी प्रॉपर्टी भिन्न भी होती है। तो आपको एक चीज याद रखना है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं बच्चों। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों आप एक चीज याद रखें, आप पेन और पेपर लेके बैठें जिससे आप आसानी से नोट्स तैयार कर सकें। अच्छा नोट्स, सेल्फ का बनाया हुआ नोट्स बच्चों बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर होता है। आप उसको नोट कीजिए और आराम से पढ़िए। तो आपको ये चीजें पता हो गई होंगी कि कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है कि आपको पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली बात है अवस्था परिवर्तन, मतलब चेंज इन स्टेट। ओके बच्चों, चेंज इन स्टेट, यानी इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है बच्चों, चेंज इन स्टेट। ठीक है। दूसरा आपका है बच्चों रंग में परिवर्तन, इसे आप लिख सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसके बाद में है बच्चों गैसों का उत्सर्जन, जिसे आप लिख सकते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके बाद में आपका है बच्चों ताप में परिवर्तन, आप इसे लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके बच्चों, इसके बाद में आपका है अवक्षेप का बनना, जिसको आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ले सकते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
तो बच्चों आगे हम देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी में बच्चों एक एक्सपेरिमेंट और दे रखा है, एक एक्टिविटी और दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो होता क्या है उसको समझना है। तो जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है और आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना चाहते हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो होगा क्या, इसको समझना है थोड़ा सा। यहां पर मैं ले लेता हूं एक स्प्रिट लैंप बना लेता हूं बच्चों, ठीक है, स्प्रिट लैंप, ठीक है, और यहां पर एक पात्र ले लेता हूं। ओके, अब जब मैग्नीशियम रिबन को मैं जलाऊंगा, यहां से पकड़ लेंगे आप इसको आसानी से, चिमटे की सहायता से इसको पकड़ेंगे आप। पकड़ने के बाद में इसको आप जब जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप जलाएंगे मैग्नीशियम को, तो ये आपका हो गया Mg, मतलब मैग्नीशियम। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, O2, ठीक है। अब इसको जब O2 लिखेंगे, जब इसको जलाएंगे तो ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, ये मैग्नीशियम का रिबन जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगी, MgO, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, ये MgO यहाँ पर आप जला करके प्राप्त कर सकते हैं, MgO यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखिए जरा, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या लिक्विड तो है नहीं, मैग्नीशियम सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा ये तो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। तो वही सारी बातें आपको देखने को मिल रही हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। अभी ये सारे रिएक्शन आपको दोबारा बताए जाएंगे, पहले आप इन बातों को समझिए आराम से। अब बच्चों हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मतलब होता है बच्चों रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, इस चीज को अब हम लोग समझेंगे। पदार्थों की प्रकृति ध्यान रखेंगे बच्चों, पदार्थों की प्रकृति या रासायनिक सूत्र की सहायता से, मैं लिख रहा हूं पदार्थों की प्रकृति एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से, पदार्थों की प्रकृति नहीं, प्रतीक लिखेंगे बच्चों, सॉरी, प्रतीक, पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से, रासायनिक सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से, ठीक है। यानी आपने कहा पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आपने कहा पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से, ठीक है, पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से, रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे
मान लीजिए इसी को मैं लिखता जिंक, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तन सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो का सिंबल एरो एडी से पढ़ा जाता है बच्चों, एरोएड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे आप लिखते, इसको ऐसे लिखते आप। तो आपने कहा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है बच्चों, अभी आपने पढ़ा था जिंक प्लस H2SO4 एरोएड जिंक ZnSO4 प्लस H2, तो ये आप शब्दों में लिखे हैं बच्चों। तो आपने कहा पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से, पदार्थों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका, ये जो अभी लिखा हुआ है ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब आप यही तो पढ़, रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपने समझ लिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं मैं बता चुका हूं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको मालूम है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। फिर से मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, वह रासायनिक प्रक्रिया या प्रक्रम जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए बच्चों कौन कौन सी बातें जरूरी है, अभी मैं कुछ ही मिनट पहले आपको बताया हूं। पहला, अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा आपने देखा था रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तीसरा आपने देखा था गैसों का उत्सर्जन ना, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इसके बाद में आपने देखा था अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये हो गया। तो अब इतना तरीका आपने देखा था, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया ही है, बस ये शब्दों में लिखी गई है बच्चों। तो आप इसको एक समीकरण, इससे एक समीकरण बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, पदार्थों के प्रतीक का प्रयोग करेंगे और उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से आप एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। जिस तरीकों को आप अपना रहे हैं उसी तरीके से केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं जिंक प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल को मैंने लिख दिया H2SO4 और यहाँ पे लिख दिया DIL, इसे डायलूट मतलब होता है H2S, डायलूट मतलब होता है तन। एरोएड का सिंबल लगा दिया और जिंक सल्फेट को मैंने लिख दिया ZnSO4। बच्चों मैं ये ZnSO4 ये कैसे बना है, इस आयंस के बारे में, नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन के बारे में मैं आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ZnSO4 हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस को आप लिख देंगे H2, यहां पर आप लिख देंगे गैस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, इसी को बोला जाता है बच्चों रासायनिक समीकरण। तो बच्चों आपने आज के लेक्चर में देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। ओके बच्चों, अगर ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।